हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट कोर्स के साथ और कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कराएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के इतिहास के बारे में और क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी थी कि यूरोपीय भारत आए। तो चलिए पढ़ते हैं। यूरोपीय देश का जो पहले व्यापार होता था वो मध्यवर्ती माध्यम से होता था, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे अरबी, ईरानी और मिस्र के व्यापारी। भारत का अन्य देशों के साथ भी व्यापार जो था वो पहले होता था दो मार्गों से, एक जल मार्ग और दूसरा स्थल मार्ग। इन मार्गों की संख्या कितनी थी? 3 थी। पहला जो मार्ग था वो फारस की खाड़ी से होकर जाता था, दूसरा मार्ग लाल सागर से और तीसरा मध्य एशिया से होता हुआ यूरोप तक जाता था। तो चलिए इन मार्गों को मैप के थ्रू समझते हैं। प्रथम मार्ग जो था फारस की खाड़ी का समुद्री मार्ग था, जहां से व्यापार इराक, तुर्की और वेनिस में होता था। तो आइए मैप में देखते हैं उस मार्ग को। दोस्तों ये रहा वो मार्ग जो भारतीय व्यापारी ट्रैवल करते थे। उसके बाद आए दूसरा मार्ग जो कि लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहां से व्यापार समुद्री माध्यम से वेनिस और जिनेवा में जाता था। तो मैप में ये भी देखते हैं, ये रहा दोस्तों दूसरा लाल सागर का मार्ग। और हमारा तीसरा जो मार्ग था वो मध्य एशिया से मिस्र, उसके बाद यूरोप, ऐसे होके जाता था यूरोप। ठीक है। भारत और यूरोप का जो व्यापारिक संबंध था वो बहुत ही पुराना था और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कुस्तुनतुनिया नगर निभाता था। लेकिन 15वीं शताब्दी में जब तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य का एम्पायर होता है तो वे कुस्तुनतुनिया नगर पे अपना अधिकार कर लेते हैं, जिसके पश्चात भारत और यूरोप का जो ट्रेड था वो वहाँ से अवरुद्ध हो जाता है, अर्थात रुक जाता है। तो आइए मैप में इस कुस्तुनतुनिया नगर को देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा कुस्तुनतुनिया नगर, जो कि भारत और यूरोप के व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। लेकिन जब ऑटोमन साम्राज्य ने इस पे कब्जा कर लिया तो इससे यूरोपीय क्या हुए, व्याकुल हो गए, जिससे क्या हुआ आगे चलकर नए नए मार्गों की खोज करना वे चालू किए। तो उसी क्रम में सबसे पहले आए जिन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की थी, वे थे क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे यूरोप से 1492 में भारत की खोज में निकलते हैं। लेकिन अटलांटिक महासागर में भटकने के पश्चात क्या होता है, वे पहुंच जाते हैं यूनाइटेड स्टेट। तो आइए मैप में देखते हैं कि वे कैसे पहुंचते हैं। यूरोप से निकलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक में भटकते हैं और पहुंचते हैं यूएसए। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो इन्हें ये पता चलता है कि यहाँ पे ना तो मसाले हैं और ना यहाँ के लोग काले हैं, अर्थात यहाँ के लोग तो लाल थे। और इसी आधार पे वहाँ के लोग, मतलब यूएसए के मूल निवासी, तब से क्या कहा जाने लगे, रेड इंडियन, क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की खोज में निकले थे और वहाँ पे लोग थे लाल, इस कारण वहाँ के मूल निवासी क्या कहलाए, रेड इंडियन। तो आप इसे भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो आपको मैं एक एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। अमेरिका की खोज जो थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके। अब हमारे दूसरे यात्री हुए वास्को डी गामा। तो दोस्तों बचपन से हमने ये पढ़ रखा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। तो आपको आज मैं बताना चाहूँगा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की ही नहीं थी, क्योंकि भारत तो कभी घुमा ही नहीं था। खोजा उसे जाता है जो गुम हो चुका होगा। लेकिन भारत जो था सिंधु घाटी सभ्यता से ही अपनी जगह पे विद्यमान था, जहाँ से पहले व्यापार मिस्र और मेसोपोटामिया के सभ्यता से भी होता था। उसके बाद मौर्य आए, सिकंदर आए, तो उनसे पहले भी तो भारत का अस्तित्व विद्यमान था। तो आइए जानते हैं क्या है रियल फैक्ट। तो वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था जिसने यूरोप के लिए भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो भारत की खोज नहीं की थी उन्होंने, यूरोप का भारत पर पहुंचने का समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने, जो कि 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है, जहां पे इनका भव्य स्वागत वहां के शासक जमोरिन के द्वारा किया जाता है। तो आइए मैप में देखते हैं इनके द्वारा ट्रैवल किया गया पथ। तो दोस्तों वास्को डी गामा पुर्तगाल से निकलते हैं, फिर ये केप ऑफ गुड होप में रुकते हैं। यहाँ पे इन्हें एक इंडियन यात्री मिलता है जो उन्हें इंडिया तक पहुँचने का मार्ग बताता है। उसके पश्चात वे
17 मई 1498 के भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पहुँचने के बाद वे 3 महीने यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद सामान यहाँ से सामान लेके यूरोप के मार्केट में बेचने चले जाते हैं। जब वे वहाँ पे मार्केट में अपने सामान को बेचते हैं तो उन्हें इस सामान के उच्च दाम मिलते हैं, जिसके पश्चात यदि उनका कुल खर्च निकाल के भी अलग किया जाए तो उन्हें 60 गुना अधिक लाभ होता है। जो बात जो थी वो पूरे यूरोप में फैल जाती है। उसके बाद यूरोपीय लोग या यूरोपीय यात्रियों का आगमन भारत में धीरे धीरे होता है, जिसके कारण अंततः भारत में गुलाम होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इन कंपनियों के बारे में। तो भारत में सबसे पहले आई थी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आई थी 1498 ईस्वी में, और इसने अपनी प्रथम फैक्ट्री बनाई थी कहाँ पे? कोचीन में। हालांकि इन पुर्तगालियों ने कोठी नहीं, अपने दुर्ग का निर्माण कराया था 1503 ईस्वी में। और दूसरे आए हमारे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने 1600 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और व्यापारिक कोठी कहाँ थी उनकी? सूरत में। तीसरे है हमारे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1602 ईस्वी में भारत है, और इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ इस्टेब्लिश की? मछलीपट्टनम में। चौथे हमारे है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में, और इसने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ इस्टेब्लिश की? सूरत में। तो चलिए इन कंपनियों के बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला है हमारा पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में एक दुर्ग का निर्माण कराया, जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने एक वायसराय नियुक्त किया, जिनका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका नाम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आए थे? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा अपनी सामुद्रिक नीति के कारण बहुत ही फेमस थे। सामुद्रिक नीति क्या थी उनकी? हिंद महासागर में पुर्तगालियों की स्थिति मजबूत करने को उन्होंने अधिक बल दिया। फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1509 ईस्वी तक भारत में रहा। उसके पश्चात दूसरे वायसराय के रूप में आए अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगालों का प्रथम वास्तविक संस्थापक कौन था? तो उनका नाम हुआ अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया, जो आगे चलकर पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बन जाती है। और इसी के साथ हमने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लिए। अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होती है। इंग्लैंड की राजधानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे, जिनका पहला गवर्नर कौन हुआ? टॉमस स्मिथ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन हुआ? टॉमस स्मिथ। आप इनका नाम अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? मुगल दरबार जानने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल दरबार या जहांगीर के दरबार में पहुँचने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैप्टन हॉकिंस किन के दरबार में गए थे? तो उनका नाम क्या था? जहांगीर। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रख ही लीजिएगा। अब हमारा अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में 1608 में खोली। इसी क्रम में 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। और इसी के साथ अंग्रेज़ों का विस्तार धीरे धीरे भारत में होता रहा, और अंततः अंग्रेज़ जो थे भारत में एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति के रूप में सामने आते हैं। तो 1668 में एक घटना होती है, जिसमें इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हो जाता है, और चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त होता है। और इस बम्बई को वे क्या करते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे देते हैं। और उसके बाद एक और घटना होती है 1698 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती,
कालीघाट एवं गोविंदपुर की जमींदारी मात्र 3000 रुपये में प्राप्त की और वहाँ पे फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्नोक ने रखी। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम नगर की स्थापना कब हुई थी, तो 1698 में। और फोर्ट विलियम बाद में कौन सा नगर कहलाया, कोलकाता। ओके, तो चलिए अब अपने तीसरे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते हैं। तो 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था, कार्नेलिस डहस्तमैन। कार्नेलिस डहस्तमैन। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य वेदरा युद्ध में हो जाता है। तो वेदरा युद्ध जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि वेदरा युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। ओके, अब हमारे चौथे ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो थी सूरत में 1668 में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की और इसी क्रम में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष होता है जो कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। भारत में इंग्लैंड और फ्रांस के वर्चस्व की स्थापना के लिए 4 युद्ध लड़े गए, जिनमें पहला कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध और अंत में वांडीवास की लड़ाई होती है। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है 1746 से 1748 के मध्य होता है। इस युद्ध में जो होता है फ्रांसीसी सेना की विजय होती है और अपने अकॉर्डिंग वे वहाँ पे उत्तराधिकारी को बैठा देते हैं। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है जो कि 1749 से 1754 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में फ्रांसीसियों द्वारा बैठाए गए उत्तराधिकारी को अंग्रेज परास्त करते हैं और पुनः गद्दी प्राप्त कर लेते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होता है वो सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम होता है। सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में हम विश्व के इतिहास में पढ़ेंगे। अभी बस आप एक पॉइंट जान लीजिए कि 1756 से 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम क्या हुआ था, तृतीय कर्नाटक युद्ध। और इस युद्ध में भी फ्रांसीसी हार जाती है और पेरिस की संधि से युद्ध विराम होता है। और चौथा और अंतिम युद्ध जो होता है वांडीवास की लड़ाई, जो कि होती है 1760 ईस्वी में। इसके बाद फ्रांसीसी सेना एक छोटे से क्षेत्र में सिमट के रह जाती है। अब वांडीवास की लड़ाई से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी, 1760 ईस्वी में। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो सर आयर कूट। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी, 1760 में। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, आयर कूट ने। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था, ला ली ने। ओके, इसी के साथ हमने इन ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में यूरोपीय आगमन से जुड़े सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देख लिए। और इसी के साथ आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।